So as I told you that tier 1 capital, it's a primary funding source of the bank. It's a primary indicator to measure bank's financial health, or you can say it is a core capital, core. ठीक है? It consists of shareholders' equity and retained earnings. It holds nearly all of the bank's accumulated funds, and these funds generated specifically to supplement banks when losses are absorbed, so that regular business function do not have to be shut down. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सपोज आपको XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ गई अपनी ब्रेड की फैक्ट्री चलाने में, ठीक है, तो आप उस वक्त क्या करोगे कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को ये फैक्ट्री चलानी है अपनी, कैसे तरीके आप कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करोगे। ज्यादातर कहाँ से करोगे? या तो आपकी जो सेविंग्स वगैरह होंगी, है ना, या फिर अपने फादर साहब से जिनका शेयर है आपकी फैक्ट्री खुलवाने में, ठीक है। तो जैसे कि ये बोल रहा है यहाँ पे भी कि सप्लीमेंट करेंगे बैंक को दिस कैपिटल, और जब लॉसेस होंगे ताकि जो रेगुलर बिजनेस है, जो बैंक का रेगुलर बिजनेस है, वो शट डाउन ना हो। ओके, समझ आया इतना? पारुल जी समझ आ गया इतना? आगे चलें? अरे मरवर तो नहीं गए भाई, जिंदा हो? जी सर, ठीक है। हाँ, तो दूसरी कैपिटल होती है, शुक्र अल्लाह का, दूसरी कैपिटल होती है सप्लीमेंट्री कैपिटल। सप्लीमेंट्री कैपिटल है, पहली वाली भी सप्लीमेंट्री कैपिटल, ठीक है, बट इसको भी सप्लीमेंट्री कैपिटल बोलते हैं। इट इंक्लूड रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, हाइब्रिड कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, कहीं से मुनाफा हो गया, यहाँ से मुनाफा हो गया, मतलब ये लेकिन लेस रिलायबल है, कभी हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। सॉरी, and it is more difficult to calculate and liquidate, that's why it is less reliable, ठीक है, just keep this thing in your mind। तो ये है मैम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, मेरा कॉल आ रहा है एक जरूरी, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक बहुत जरूरी कॉल था। एनीवेज, तो ये समझ आ गया? अरे देवी जी मजाक चल रहा है, आप जज्बाती नहीं होना। मैं कौन सा कह रहा हूँ आप मर जाओगे, मजाक कर रहा हूँ। तो समझ आ गया। अभी हम शुरू करें एनबीएफसीज के बारे में हमने लास्ट क्लास में हल्का सा डिस्कस किया था, है ना, तो उसी को ही आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं, और इसके बाद हम एनबीएफसी क्राइसिस पढ़ेंगे। ओके, क्रेडिट क्रिएशन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो शुरू करें। आगे सभी ब्रश व्रश करके नाश्ता वाश्ता करके। ओके 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 ओके, तो ठीक है भाई, अब मैं जिन्होंने नहीं किया अब उनको घर खिलाने तो आएंगे नहीं, ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो क्लास पे फोकस करें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। टुडेज टॉपिक इज एनबीएफसीज, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ओके, जैसे कि क्लास का रूल है कि इन बिटवीन कोई मैसेज नहीं करेगा, जब मैं आपसे पूछूंगा तब आप अपनी कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां ऐसे हिलाएंगे, ठीक है, उससे पहले कोई नहीं हिलाएगा। ओके, सो एनबीएफसीज, हाँ हाँ देवी जी, क्लास रिकॉर्ड चल रही है, बेफिक्र रहिए। जैसे कि नाम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग यानी कि उसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है, यानी वो बैंक की जो लीगल डेफिनेशन है ना, बैंक की जो लीगल डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं करती, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी फाइनेंस का काम करती है। फाइनेंस समझते हो ना, फाइनेंस पे पैसे देते हैं। आपने, आपके घर के आसपास भी होंगे यार फाइनेंसर्स वगैरह, ठीक है, कुछ तो ऐसे होंगे घर घर के आसपास, ठीक है, कुछ स्पेशल
कंपनीज होती हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कंपनीज विच प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट मीटिंग, W/O विदाउट लिखा है, विदाउट कहीं पूछो W क्या लिखा है, विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक। ओके, बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रही हैं बट विदाउट मीटिंग अ लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, इट कम्स अंडर कंपनीज एक्ट। इसके साथ कंपनीज जुड़ा है ना, तो कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ही आएगी। ओके, उसके बाद इट डिजायरियस ऑफ कमेंसिंग बिजनेस ऑफ एनबीएफसीज institution as defined under section 45 clause 1 clause A of the RBI Act 1934। ओके, मतलब कि एनबीएफसी का जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो भी बिजनेस वगैरह है वो डिफाइन है किसके अंदर, सेक्शन 45 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द आरबीआई एक्ट के अंदर मेंशन है। रजिस्टर होगी कंपनीज एक्ट के अंदर, इसके बिजनेस कमेंस कर सकती है, वो सब डिफाइन है सेक्शन 45 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। ओके, it is regulated by the different regulators, RBI, IRDA, that is Insurance Regulatory and Development Authority, SEBI, Security and Exchange Board of India। इनके बारे में ना आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इनके बारे में आप R&D करना, IRDA के बारे में, SEBI के बारे में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, कौन से एक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, वो सब जॉट डाउन कर लेना। ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, ठीक है। तो ये सब इनके बारे में आपने हल्का सा R&D करनी है। आरबीआई के बारे में बता चुका हूं, इनके बारे में खाली हल्का सा कि इसका पर्पस क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुई थी, थोड़ा सा इसके बारे में बस इंट्रोडक्शन सी हल्की सी, ज्यादा डीप में मत पूछना, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एनबीएफसी की रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोल करना। ओके, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई आपको बता दिया। आरबीआई वो वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रेगुलेट करती हैं जो कि डील करती हैं, डीलिंग विद, दैट डील्स विद लैंडिंग और एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, लैंड करना और एक्सेप्ट करना, ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करती हैं, या फाइनेंशियल लीजिंग, ठीक है, लीज पे पैसा देती हैं, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स एटसेट्रा, ठीक है, ये वाली जो सी है एनबीएफसी, इनको रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद सेबी इनको रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, विच रेगुलेट एनबीएफसी दैट डील्स विद स्टॉक ब्रोकिंग, ठीक है, स्टॉक्स वगैरह। वॉइस प्रॉब्लम, अरे वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रही यार। आप ये खुद सोचा करो, थोड़ा सा ना दिमाग लगाया करो कि अगर किसी को नहीं आ रही, सिर्फ मैं अकेला ही बच्चा मैसेज कर रहा हूँ, तो इट मींस मेरे उसमें ही कोई फॉल्ट है, ठीक है। उसको रिफ्रेश कर लिया करो या 1-2 सेकंड वेट कर लिया करो। ओके, देखा करो ना यार, एक रिदम चल रहा होता है, कोई चीज समझाने का रिदम चल रहा होता है, थोड़ा सा वो कर लिया करो, ठीक है। अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, सो बी पेशेंस यार, हैव सम पेशेंस। ओके, ये तुम्हारा शादी वाले दिन क्या हाल होगा, वो शादी में वो दूल्हा बैठता है ना पहले, वो दुल्हन बाद में आती है 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, कहीं कई बार 1-1 घंटा हो जाता है। वो एक बार खबर आई थी कि दूल्हा उठ के भाग गया, दुल्हन लेट होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है सबर नहीं किया उसने, ठीक है। सबर करोगे तो दुल्हन आ जाएगी भाई, तो आपने भी सबर करना है, ठीक है। देवी जी आप रिफ्रेश कर लो प्लीज, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। हाँ, दुल्हन मिलेगी, सबर करो यार थोड़ा सा। रिफ्रेश कर लो, आ गया। नेट नेट स्लो होगा सबका, सबका सबका नहीं है, कुछ ही बच्चों का है, ऊपर 1-2 बच्चों का, क्योंकि 2 क्लासें थी। सारा नेट तो 2 क्लासों में फूक दिया, हमारी क्लास के लिए कुछ बचा ही नहीं। एनीवेज, हमने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, आपका जब नेट ऑन होगा तब आप उसको वहां से एक्सेस कर लेना। ओके, सॉरी फॉर द लेट, मैं पेपर कर रही थी। अरे हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप पेपर कर रहे थे नहीं कर रहे थे पाजी? अच्छा कर रही थी, अच्छा लड़का है, लड़की है, सॉरी। एनीवेज, just focus on the class,
ठीक है, यहाँ किसी को नहीं पता चल रहा कौन बच्चा आया। ऑफलाइन क्लास लग रही होती है ना, उसमें बताना होता है कि सर मैं ये कर रहा था, मैं इसलिए लेट आया हूँ क्लास में। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कौन कब आ रहा है, कौन कब जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्लास पे फोकस करो यार। ठीक है, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी ध्यान दो। तो एनबीएफसीज की रेगुलेटरी बॉडीज बता रहा था, रेगुलेटरी बोले तो जो कंट्रोल करती हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, आरबीआई उन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कंट्रोल करता है जो कि डील करती हैं लैंडिंग और एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, फाइनेंशियल लीजिंग, ओके, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स एक्सेट्रा। ओके, और जो सेबी है वो रेगुलेट करती है वो वाली बॉडीज, वो वाली सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि डील करती है स्टॉक ब्रोकिंग में, मर्चेंट बैंकिंग में। ओके, स्टॉक ब्रोकिंग समझते हो? वह स्टॉक्स बढ़ गए, कंपनी के स्टॉक गिर गए, स्टॉक मार्केटिंग होती है, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, उसमें जो डील करती हैं। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग भी बोलते हैं इसको। आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी, नाम से क्लियर है ना कि किसमें करेगी डील। एपेक्स बॉडी ओवरसीइंग इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, इंश्योरेंस का जो भी बिजनेस होता है। इंश्योरेंस आपको पता ही है ना, इंश्योरेंस कराया होगा आपने, हेल्थ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, बड़े बड़े स्टार्स हैं वो उतने अलग अलग चीजों के इंश्योरेंस कराते हैं। लता मंगेशकर के गले का इंश्योरेंस हुआ था। ठीक है, काफी काफी स्टार्स अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स के भी इंश्योरेंस करवाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन कौन, इंश्योरेंस का जितना भी बिजनेस है वो कौन रेगुलेट करता है, वो आईआरडीएआई करती है। ओके, उसके बाद आती है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, इट रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि निधि एंड चिट फंड कंपनी। ओके, स्कूटी इंश्योरेंस करवाया, वाह जी वाह, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक्स जो उनसे होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, नाम से क्लियर है ना कि हाउसिंग के रिगार्डिंग अगर फाइनेंस देना है। ठीक है, ये सारी एनबीएफसीज हैं जिनको ये स्पेसिफिक बॉडीज हैं ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हाँ, एनबीएफसी रेगुलेटरी रेगुलेटेड बाय अदर रेगुलेटर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ठीक है, बट दे नीड टू रजिस्टर विद द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स। वो कहता है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आरबीआई के पास रजिस्टर नहीं होती, ठीक है, वो अपने मतलब जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस वाली एनबीएफसी है तो वो उनके पास रजिस्टर होगी। ठीक है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल जैसे कि बताया, इंश्योरेंस कंपनी नीड टू होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आईआरडीए। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद हमने पढ़ा कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियों के नाम, आपको नाम रटने नहीं है, जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैम सर्च करो आप, मेरे को नहीं पता इसके बारे में, यू कैन सर्च इट। अगर इसका नाम दिखा रहा है, आपने इसे डिब्बी भी तो कहीं से पढ़ा होगा कि ऐसे एकदम से आया, पढ़ा होगा ना, यू कैन सर्च इट। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके नाम आपको रटने नहीं है। ओके, आपको सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया जा रहा है कि ये इंश्योरेंस कंपनीज हैं। ठीक है, से फेमस है, आपने सुना होगा अवीवा, बजाज एलियांस, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, है ना, वो टीवी में ऐड आती है ना। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो सभी को पता है, एलआईसी। एलआईसी क्या है? एनबीएफसी है। ठीक है, घर में कोई एलआईसी का एजेंट आ जाए, उससे ही एनबीएफसी के कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसको पकड़ के ना साइड में बिठा लो, क्या बेटा इधर आ, तेरे को पता है तेरी कंपनी क्या है? वो कहेगा क्या है? तेरी कंपनी एनबीएफसी है। वो कहेगा एनबीएफसी क्या होता है, उसको बताना है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। वो कहेगा अच्छा। वो कहता है उससे पूछना कि भाई कौन सी एक्ट के अंदर रजिस्टर है, उसको पता नहीं होगा, थप्पड़ मारना, फिर उसे बताना कि भैया कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर है तेरी कंपनी, तेरे को पता भी है? वो कहेगा अच्छा यार तुम्हें तो बड़ा कुछ पता है। वो कहेगा और तुम्हें क्या पता है? फिर थप्पड़ मारना उसके, फिर उसको ये बताना कि भाई आपकी जो कंपनी है ना, ठीक है, उसको आरबीआई के पास रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। तो वो कहेगा किसके पास फिर रजिस्टर करे? उसे कहना थप्पड़ मार के खींच के कान पे, आईआरडीएआई, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक और थप्पड़ मार देना। फिर वो कहेगा भाई ये थप्पड़ क्यों? कहना ये इसलिए मारा है कि तेरे को इतना कुछ नहीं पता। ठीक है, इतनी सारी मेरी तूने एनर्जी वेस्ट करवा दी। ठीक है, जैसे कि आप लोग करवाते हो हमारी। तो उसको इस तरह समझाना है। ठीक है, इससे आपके 4 थप्पड़ में आपका एनबीएफसी भी क्लियर हो जाएगा और उसको भी समझ आ जाएगा।
ठीक है। तो घर में कोई इंश्योरेंस वाला आए, इंश्योरेंस वाले का फोन आए, आता रहता है ना जनरली, तो उसको मतलब आपने उसको एंटरटेन, अपना फायदा निकालना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैच्योरिटी इसकी, आप हर चीज में अपना फायदा ढूंढो, हर चीज में अपनी पढ़ाई घुसा दो कि अरे यार यहाँ से पढ़ाई कैसे निकालूं, यहाँ से कंसेप्ट अपना कैसे क्लियर करूं, समझ रहे हो। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 थप्पड़ में आप एनबीएफसी क्लियर कर सकते हो, सामने वाले को भी क्लियर, आपको भी क्लियर, उसके बाद आपका इंश्योरेंस भी क्लियर। ओके, तो ये आपकी एनबीएफसी हैं कुछ, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, को समझाने के लिए। अगर उसे पता होगा तो उसकी रिवीजन हो जाएगी ना थप्पड़ मारोगे तो। हाँ ठीक है, आज से थप्पड़ शुरू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ तो वही तो बोला, इंश्योरेंस क्लियर हो जाएगा उसके बाद। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस बस बस, भावनाओं में बह जाते हो बह जाते हो, आ जाओ आ जाओ। तो उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी थप्पड़ मार सकते हो आप उसको, ठीक है, बट पहले खुद समझ लो, पहले खुद थप्पड़ खा लो फिर उसको मारना, ठीक है। पहले समझो, देखो पहला पॉइंट है, देखो ध्यान से, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी ध्यान देखें, ठीक है। पहला पॉइंट जो है वो है कि इट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, जो कि एनबीएफसी है, दोनों बैंकिंग सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती हैं, लेकिन एनबीएफसी के पास लाइसेंस नहीं होता, बैंक के पास बैंकिंग लाइसेंस होता है, एनबीएफसी सीज के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि इन्होंने लिखा विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस या विदाउट मीटिंग अ लीगल डेफिनेशन ऑफ ए बैंक, ओके। जैसे कि लिखा है इट प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज टू द पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, और बैंक्स they authorized by the government under Banking Regulation Act 1949, okay. Their aim is to provide banking services to general public, okay, जनरल पब्लिक, ठीक है। ये किसके अंदर रजिस्टर होते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर, और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, ओके। They were not a part of payment and settlement system, okay. I already told you in the previous class कि payment and settlement system, it's a part of system in which some transactions happen, ठीक है, regarding the definition of related to the definition of banking services, okay. तो ये उस चीज का पार्ट नहीं है, but banks are the integral part of payment and settlement system. Just keep this thing in your mind. द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व रेशियो फॉर मेंटेनेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंक्स को कुछ रेशियो रिजर्व रखनी होती है, सीआरआर, एसएलआर, है ना, याद है ना, धुंधला धुंधला याद है, बताया था अमावस की रात को, याद है कि भूल गए हो, दिमाग याद है, याद है याद है याद है याद है, ठीक है, शुक्र है। वो ले रहे हो ना, शंख पुष्पी आती है ना, वो लिक्विड आता है ना दिमाग तेज करने के लिए, ले रहे हो ना, हाँ वो लेते रहना भैया, ठीक है, उससे दिमाग में ना तरावट रहती है, ठीक है, एकदम धुंधला धुंधला क्लियर नजर आता है, समझ रहे हो। हाँ शुक्र है शुक्र है। तो एनबीएफसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिजर्व रेशियो फॉर मेंटेनेंस। एनबीएफसी को कोई जरूरत नहीं है कुछ पर्टिकुलर रेशियो रिजर्व करने के लिए की, ठीक है। इसी की वजह से ही उनका क्राइसिस आया, ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है। कंपल्सरी है इनके लिए, बैंक के लिए मैंने आपको बताया था सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना, ठीक है। आपसे पेपर में कई बार दे भी देगा ऐसे क्वेश्चन कि बैंक के लिए कंपलसरी नहीं है, तो आपने वहां पे लिखना है कि नहीं भैया कंपलसरी है बैंक के लिए सीआरआर मेंटेन करना और एसएलआर मेंटेन करना, ओके। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टेड द डिमांड डिपॉजिट। जैसे आप बैंक में मुंह उठा के वाउचर भरते हो, वो नीले से रंग का वाउचर होता है, और बैंक वाले को देते हो कि जा बे ठुल्ले मेरे 500 रुपए निकाल, और वो ठुल्ला आपकी पर्ची देखता है, आपके अकाउंट में जाता है, 500 रुपए डिडक्ट करता है, और वो पर्ची काट के आपके मुंह पे 500 का नोट देके मारता है, ठीक है। यानी कि आपने डिमांड की, आपने डिमांड किस में से करी, जो आपके डिपॉजिट है उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक एक्सेप्ट करता है, बैंक बिल्कुल एक्सेप्ट करता है डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। समझ आ गया सर, क्लियर है। एनबीएफसी में नहीं होता डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, बैंक में होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ओके। उसके बाद है सॉरी उसके बाद है सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी बाहर से फॉरेन का कोई सफेद से रंग का बंदा आ सकता है, सफेद से रंग की कंपनी आ सकती है, फॉरेन फॉरेनर दिमाग में ये रहता है ना, सफेद गोरे गोरे लोग, है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी बाहर का, यानी इंडिया से बाहर का कोई भी फॉरेन से आएगा इंडिया में, ठीक है, और वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में उसका 100% शेयर होगा, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड फॉर अप टू 100%। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है मेरे भाई, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में है, वो भी 74%। यानी 74% स्टेक रहेगी, 74% शेयर रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर का। बाकी जो रिमेनिंग है यानी 26% बच गया, वो हमारे इंडिया के लोगों का रहेगा। समझ रहे हो सर? उसके बाद आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, मतलब कि वो क्रेडिट क्रिएट नहीं करती। ठीक है, जैसे कि बैंक तो क्रेडिट क्रिएट करता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है? आप गए बैंक में, आपने पैसे जमा कराए, आप जैसे 100 लोग हैं, 100 लोगों ने पैसे जमा कराए, उन 100 लोगों के कुछ पैसों का बैंक आगे लोन दे देता है, यानी इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएट करना, यानी लोन क्रिएट करना। समझे? सिंपल है यार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलूं ना मैं आगे? सब ठीक है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। उसके बस 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सर्विसेज। बस बस उसके बाद है ट्रांजैक्शन सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय एनबीएफसी। ठीक है, ट्रांजैक्शन सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती एनबीएफसी। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन समझते हो? पैसे डालना, पैसे निकालना, ठीक है, ये एनबीएफसी में नहीं होता, बट दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, एज यू ऑलरेडी नो। ठीक है, एनबीएफसी कैन नॉट इशू चेक्स। ठीक है, बैंक आता है, बैंक में बैंक चेक इशू करके देता है ना, आपके नाम का, आपका अकाउंट होगा, अगर आपका तो शायद किसी का हो, आपके पापा का होगा। ठीक है, तो पापा की चेक बुक आती है, चेक बुक के नीचे आपके फादर साहब का नाम होता है ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं कि बैंक कैन इशू चेक्स। ठीक है, आपके नाम की चेक इशू कर सकता है। ओके, आपके पास है, बहुत 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 बधाई हो सर आपको, आपका नाम निकलवाएंगे कल दैनिक भास्कर में। बस 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैंक कैन एक्सेप्ट द सॉरी एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट द टर्म डिपॉजिट्स। ठीक है, मिनिमम टेन्योर 12 महीने का होता है, 12 महीने से ज्यादा का भी होता है। ठीक है, बट बैंक ऑल्सो कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, लेकिन इसका मिनिमम 7 दिन का भी होता है टर्म डिपॉजिट। ये चीज ध्यान रखना, इसका मिनिमम होता है 12 महीने का, मैक्सिमम 10 साल का। इसका मिनिमम 12 महीने का, मैक्सिमम इसका भी 10 साल के आसपास रहता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया एनबीएफसी और बैंक्स में? इसमें कोई डाउट हो पहली वाली स्लाइड में, दूसरी वाली स्लाइड में? आगे चलें। लास्ट क्लास में हमने बता दिया था वैसे तो संक्षेप में, फिर भी समझ आ गया, शुक्र है देवी जी। फिर भी कोई डाउट हो तो चले आगे। हमारा हमारा कंठ दर्द हो रहा है। तो एनबीएफसी का फायदा क्या है? वाह सर, सारी राम कहानी खत्म होगी, अब आप पूछ रहे हैं एनबीएफसी का फायदा क्या है? एनबीएफसी सर, आप फाइनेंस पे पैसा लेते हो सर, वहां से भीख मांग सकते हो सर फाइनेंस पे। अभी तो बताया यार आपको, आप जाओ पैसा लो कि सर मेरे को इंश्योरेंस करवानी है। एलआईसी का क्या फायदा है सर? आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, फाइनेंस पे पैसा ले सकते हो सर। बजाज एलियंस, कमाल है सर पांडे जी, सस्ता नशा करते हो हैं। हाँ, फायदा, हर चीज में फायदा है। फायदा क्या है सर? अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा फायदा क्या है? क्रिएट क्रेडिट और नॉट क्रिएट क्रेडिट। क्रिएट क्रिएट क्रेडिट करना मतलब कि लोन क्रिएट करना। डू नॉट क्रिएट क्रेडिट यानी लोन क्रिएट नहीं करना, वो लोन देते हैं, क्रिएट नहीं करते, ये चीज को समझो। ओके, समझ गए? किसने पूछा? बलजीत बलजीत कौर, बलजीत जी, समझ गए हो? डू नॉट क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, समझाऊंगा समझाऊंगा अभी ये क्रेडिट क्रेडिट के बारे में, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में अभी समझाऊंगा विस्तार पूर्वक। घबराना नहीं है आपने, ठीक है, दिल छोटा नहीं करना, रोना नहीं है आपने बिल्कुल भी। ठीक है, आपको समझाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र करें। एनबीएफसी की मैक्सिमम 5 साल 10 साल, इसका भी इतना ही होता है, 5-10 साल होता है इसका भी। ओके, उसके बाद सर आईआरडीए बाजी, बताओ जी इनको आईआरडीए की फुल फॉर्म बताओ जरा, हम जलपान कर लें। इनको आईआरडीए की फुल फॉर्म बताओ।
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल सही जवाब सर। सर क्या होता है ना, कई बार कुछ चीजें ना अपने आप से सर्च करनी पड़ती है, ठीक है, एक एक चीज टीचर नहीं बताएगा, ठीक है, और कुछ अपने आप से भी कुछ करने की थोड़ा सोचा करो। कुछ चीज नहीं समझ आ रही, कोई फुल फॉर्म नहीं समझ आ रही, कोई शॉर्ट फॉर्म है, गूगल पे गए, टाइप करा, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाया, है ना, बस सिंपल सी बात है यार। थोड़ा बहुत गूगल चलता है ना, ज्यादा भी ना गूगल करना। एनीवेज कम टू द टॉपिक। तो जैसे कि नोट में ये लिखा हुआ है दैट एन ऑल एनबीएफसी इज नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट। सिर्फ वही वाली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं जो कि आरबीआई द्वारा जिनको ऑथराइजेशन मिली हुई है। जस्ट ये चीज ध्यान रखना कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको नोट नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है, और आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपको नोट याद होगा तो पानी नहीं आएगा। तो ऑल एनबीएफसीज वहां लिख देगा ऑल एनबीएफसी अलाउड टू टेक डिपॉजिट, नो, ऑल एनबीएफसी नॉट अलाउड टू टेक डिपॉजिट, ओनली दोज, ओनली लिखा है ना, ये हाईलाइट इसलिए किया है ताकि आपके दिमाग में घुस जाए ये चीज। ओनली दोज व्हिच हैव a specific authorization from the RBI are allowed to accept or hold public deposits. क्लियर है सर? पिछला क्लियर है, उसके बाद आगे आगे चलते हैं। पिछला क्लियर है? कोई कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो? चलो, मतलब बच्चे कितने कलाकार हो रहे हैं इस तरह के, मतलब उसमें भी कमेंट्स में भी कर्सिव राइटिंग है। इतना टैलेंट यार अपना नोट्स बनाने में लगाओ, हैं? मतलब वेले बैठे हैं तो ये फोन्ट्स चेंज कर रहे हैं उसके। ओके सर, वाह जी वाह, देवी जी, ये सिर्फ नारी कर सकती है। ये आप नारी हो, जगजीत कौर नारी है, ये औरत ही कर सकती है ये काम, कलाकारी वाले, ये बंदे के बस का नहीं है। हाँ नारी है, मैंने कहा था ना सर, ये नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है सर। आई एम गर्ल, वाह जी वाह, बधाई हो सर, बधाई हो मैम। आदमी की तो बस का ही नहीं है, बंदा कह रहा हूँ ना, यस की जगह वाई लिख रहे हैं सिंपल, ठीक है, ये पूरा यस भी पूरा लहरा के लिखेंगे, मतलब बना के पूरा तोता परी बना के पूरा एकदम, बंदे को लगेगा अरे भाई साहब नारी है, ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। और देखिए ना मूवी। लेट्स कम टू द टॉपिक। सो बस बस देवी जी, आप तो पूरी लगी हुई हैं कर्सिव राइटिंग का पेपर दे। कर्सिव राइटिंग का पेपर नहीं है, यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, आ जाओ। उसके बाद हमने पढ़ना है प्रॉब्लम इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि अभी मोदी गवर्नमेंट ने एनबीएफसीज में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कम कर दी है, ठीक है, अभी रिसेंटली की न्यूज है। क्यों कर दी है अभी आपको समझाया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, एज यू नो दैट फॉरेन ओनरशिप, मैंने आपको बताया फॉरेन ओनरशिप ऑफ अप टू 100% इज अलाउ इन एनबीएफसी। 100% तक अलाउड है फॉरेन ओनरशिप, ओके। एंड देयर आर अराउंड 12,000 एनबीएफसीज इन इंडिया। 12,000 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, यानी 12,000 लोगों से आप भीख मांग सकते हो सर, देख लो। Around 12,000 NBFCs and many are fully owned by the foreigners because they have ownership of 100%। एनबीएफसी में कितनी है? 100%। बैंक में कितनी बताई थी मैंने आपको? 74% है, वो भी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ये चीज खोपड़े में दिमाग रखना, ओके। मैम आप अपना रिफ्रेश करो, और किसी को नहीं आ रही वॉइस, आप अपना रिफ्रेश करो। So there are around 12,000 non-banking financial companies and many are fully owned by the foreigners, ठीक है, because they have 100% ownership right। And for instance Fullerton, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है हमने, is a wholly owned subsidiary of Temasek Holdings Singapore। एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। आप सपोज आप प्रॉब्लम इन एनबीएफसी स्ट्रक्चर लिख रहे हो, उसमें एक एग्जांपल एनबीएफसी का लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फुलरटन नाम की कंपनी है, ठीक है, सिंगापुर की, जो कि पूरी तरह होली ओन्ड है। और दो डिफरेंट इशू लेकिन इसमें इवॉल्व होते हैं। वो इशू क्या हो सकते हैं? अब मेरे को सिंपल सी चीज बताओ, आप सपोज करो बैंक में जाते हो पैसा लेने के लिए, या कोई भी फाइनेंस पे पैसा लेते हो, तो आपकी शक्ल देख के तो देगा नहीं, है ना, कि
मैम की शक्ल अच्छी है या भाई साहब की शक्ल अच्छी है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, ठीक है, बाल बाल खड़े हैं, डोले शोले हैं, इसको लोन दे देते हैं, नहीं देंगे ना। आपको कहेंगे कि भैया आपकी वो जो गंदी सी शक्ल, गंदी सी फोटो वाला वो जो आपका आधार कार्ड है ना, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो दे दो, ठीक है। आपकी आईडी प्रूफ मांगेंगे कि भाई आपकी आईडी क्या है, पहले तो आईडी लेंगे आपसे, ठीक है, आपकी आईडी लेंगे, आधार कार्ड लेंगे, ठीक है, आपकी राशन कार्ड लेंगे, कुछ भी इस तरह का आईडी प्रूफ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, जो भी सिक्योरिटी वगैरह, वो तो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी आईडी देते हो, जैसे आधार कार्ड दिया, कुछ दिया, यानी कि वो आपकी क्या है, वो एक सिक्योरिटी, मतलब हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है कि हमारे देश का डाटा उस बाहर की कंपनी के पास जा रहा है। समझ रहे हो सर? अब इंग्लिश वर्जन करेंगे, आप समझ आएगा। देखो, तो दो डिफरेंट इशू इसमें इवॉल्व होते हैं, जैसे कि डाटा। इफ एनबीएफसीज हैव अ डोमिनेंट कंट्रोल, वो कहता है अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का बहुत ज्यादा डोमिनेंट कंट्रोल हो जाएगा, सारे लोग बैंकों के बजाय अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे जा रहे हैं, देन फॉरेन प्रमोटर्स विल हैव एक्सेस टू आधार डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड तो दोगे ही ना, तभी पैसे देगा, शक्ल दिखा के तो देगा नहीं। So then foreign promoters will have access to Aadhaar document which can become a national security issue, sir। ये आपका सिक्योरिटी के पेपर में आ सकता है, जीएस पेपर 4, ठीक है, उसमें भी डाल सकते हो। तो दो डिफरेंट इश्यूज इवॉल्व होते हैं, ठीक है, एनबीएफसी से। एक तो डाटा का इशू, जैसे कि मैंने आपको बताया, इफ दे हैव एक्सेस टू योर आधार कार्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच विल बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा जो इशू है वो ये है कैपिटल डंपिंग। कैपिटल डंपिंग क्या होती है सर? आप रिपीट कर रहे हो? समझा नहीं मैं। रिपीट अभी होएगा, अभी रिपीट होगा देवी जी, अभी होगा। कैपिटल डंपिंग क्या होती है सर? कैपिटल मतलब समझते हो? कैपिटल मतलब पूंजी। मेरे पास पूंजी है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं मेरे बैंक अकाउंट में, वो मेरी पूंजी है, वो मैंने पूरे जीवन का जोर लगा के कमाया है, वो मेरा 5 करोड़ रुपए है, ठीक है। अच्छा स्लो, अरे स्लो ही तो चल रहे हैं हम, कौन सा फास्ट चल रहे हैं। हाँ, पूंजी नहीं, जरूरी नहीं मनी, कुछ भी हो सकता है, नॉन लिक्विड एसेट्स भी हो सकते हैं। मनी तो लिक्विड होगी ना, नॉन लिक्विड एसेट्स भी हो सकते हैं, मतलब आपने सारी उम्र कमाया, आपने वो कमाई से घर बना लिया, वो भी एक आपका कैपिटल है, वो भी आपकी पूंजी है, संपत्ति। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कैपिटल डंपिंग क्या होती है मैम? सर, कैपिटल डंपिंग यानी पूंजी को डंप कर देना। डंप मतलब पैसा फेंक देना, पैसा फेंकते, आपने सुनी होगी यार। अरे यार, आपको एग्जांपल देते हैं, शायद मैंने स्लाइड डाली हुई है, देखता हूँ। लगानी थी यार, मैंने लगाई नहीं स्लाइड। एनीवेज, चलो ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। कैपिटल डंपिंग फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो शुरुआत में पैसा गिर दिया और बाद में फिर रेट बढ़ा दिए। फॉर एग्जांपल जियो, जियो वालों ने क्या किया भैया, सबसे पहले तो फ्री में सिम बांट दिए, ठीक है, फ्री में नेट चल रहा है, फ्री में अनलिमिटेड कॉल्स चल रही हैं, ठीक है। मतलब जिसने नहीं भी किया ना, वो भी मतलब जियो का सिम ले ही रहा है, मतलब हर एक घर में आई थिंक जियो का सिम सभी के पास होगा, है ना। तो क्या हुआ, धीरे 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 जब उनको लगा कि यार लोगों को लत लग गई है, अब सभी के पास जियो के नंबर है, उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया, उन्होंने फिर रिचार्ज कर दिया भैया 300। पहले तो मेरे ख्याल से 300 का किया था, अभी शायद 399 का, ठीक है। पेपर में नहीं आएगा, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। हाँ, थप्पड़ मारने का मन करता है, ओके। हाँ, 399, 599 इस तरह के रिचार्ज हैं उनके, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया, ठीक है, यानी पहले तो, हाँ, अब देखो ध्यान से समझो, छोड़ दो कमेंट करना, छोड़ो, अभी ध्यान से समझो। पहले तो उन्होंने मार्केट में पैसा फेंका, हाँ, पहले तो मार्केट में पैसा फेंका यानी कैपिटल डंप की। उसके बाद जब लोगों को आदत लग गई, उसके बाद लोगों से रिचार्ज करवाया, फिर उनको बताया कि हाँ यार अब तो रिचार्ज होएगा। अब रिचार्ज लोगों ने कराना शुरू करा, 400 का, 600 का, ठीक है। तो यानी कि उसी कैपिटल पे अपना बिजनेस स्टैंड कर लिया, ठीक है। तो जिससे क्या हो सकता है, मार्केट में इंस्टेबिलिटी भी आ सकती है। अब जैसे मान लो आपको कोई लत लगा दी, पहले तो आपके पास वो पैसे थे, वो आप कहीं और यूटिलाइज करते थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन आपको बाद में आपने क्या किया, हाँ, उसके बाद आपने बाद में क्या किया कि यार बीच में ना कमेंट मत किया करो, मेरा ध्यान भंग हो जाता है, प्लीज कमेंट मत किया करो। जब मैंने बोल दिया ना बीच में कमेंट तब करना है जब मैं पूछूंगा, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, कैपिटल डंपिंग मतलब पहले कैपिटल डंप कर दी मार्केट में, ठीक है, फिर उसी कैपिटल के ऊपर बिजनेस स्टैंड कर लिया, ओके। और फिर
होता क्या है कि सपोज आपने वो पैसा अपने किसी और काम के लिए यूटिलाइज करना था, ठीक है, लेकिन अब वो आपको मजबूरी में आपको रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। एग्जाम्पल मैं छोटा दे रहा हूँ रिचार्ज का, ठीक है, इससे बड़ा एग्जाम्पल भी हो सकता है, ठीक है, बड़े एग्जाम्पल में तो फिर इससे क्या होता है ना, इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है लंबे समय तक। ये चीज ध्यान रखना। अब इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। इफ कैपिटल डंपिंग इज कमिंग फ्रॉम प्रोमोटर्स, वो कहते हैं कि अगर सपोज कैपिटल डंप करते हैं प्रोमोटर्स, मतलब सपोज जैसे रिलायंस वाले प्रोमोटर हैं, ठीक है, वो कैपिटल डंप करते हैं, हु आर इन द हैबिट ऑफ लूजिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर, जिनकी हैबिट है कि शुरुआत में पैसा लूज करना, जैसे कि लिखा है शुरुआत में फ्री में दे दिया सबको, लूजिंग कैपिटल फॉर द फर्स्ट 2 ईयर एंड बिल्डिंग बिजनेस ऑन इट, और फिर उसके बाद दोबारा उस पर बिजनेस बिल्डअप कर देना, ठीक है, एंड लैंडिंग रेकलेसली एंड विच क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इस केस में कैपिटल डंपिंग में अब आप एनबीएफसी के एंगल से समझोगे, वो कह रहा है कि कुछ कंपनीज होती हैं कि जो शुरुआत में फाइनेंस पे पैसे देती हैं लोगों को, अरे यार तू भी 2% ब्याज पे ले ले, तू भी 1% ब्याज पे ले ले, है ना, इस तरह की कंपनीज होती है ना, 0% ब्याज पे, 1% ब्याज पे, आधे परसेंट ब्याज पे, है ना, और आपके भी मुंह में पानी आ जाता है, आप भी जाके भीख मांगने चले जाते हो कि अरे भैया दे दो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है, वो लिए, ठीक है, तो शुरुआत में तो दबा के दे दिया, फिर उसके ऊपर बिजनेस बिल्डअप कर दिया, और फिर जिससे क्या होता है कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। अब सभी के पास पैसा आ गया, वो दबा के खर्चा करेंगे, दबा के जब पैसा आएगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, है ना, डिमांड बढ़ती है तो कोई चीज की डिमांड करोगे तो आप उसका रेट बढ़ जाएगा, जिससे क्या आ जाएगी, इंस्टेबिलिटी आ जाएगी लंबे समय में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दूसरा जो फ्लॉ है, जो दूसरा इशू है वो ये है कैपिटल डंपिंग का। तो जैसे कि मैंने आपको दो इशू बताए, पहला है डाटा का इशू, बिकॉज दे हैव द एक्सेस टू अवर आधार डॉक्यूमेंट, ठीक है, विच बिकेम अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, और दूसरा है कैपिटल डंपिंग का। जैसे कि इंग्लिश वर्जन में हमने ये पढ़ा, इफ कैपिटल डंपिंग इज कमिंग फ्रॉम द प्रोमोटर्स who are in the habit of losing capital for the first few years and building business on it and lending recklessly, मतलब अंधाधुन, भैया तू भी ले ले पैसे, तू भी ले ले मेरे से भीख, तू भी ले ले, ठीक है, which creates instability for a long time, okay। एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है चाइनीज इन्वेस्टर्स इन एनबीएफसी, जो हमारे इंडिया में काफी सारी कंपनीज हैं चाइना की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। सो आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो डाटा, उसमें डाटा इशू में, कि दैट चाइनीज इन्वेस्टर्स इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कुड टेक आउट द डाटा ऑफ इंडियन बोरोवर्स, just keep this thing in your mind, okay। So while the RBI has been restricted with foreign ownership of Indian banks, अभी जब खत्म होगी फिर लिखना शुरू, while the RBI has been restricted with foreign ownership of Indian banks, a loophole in NBFC ownership which are competing and eating into the market share of banks poses a threat। वो कहता है कि RBI तो है, उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, फॉरेन ओनरशिप ऑफ इंडियन बैंक्स, ठीक है, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, ठीक है, और ये एक लूप होल समझते हो, मतलब एक कहेंगे कुछ कमी रह गई है, ठीक है, इन एनबीएफसी ओनरशिप, क्योंकि मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि फॉरेन ओनरशिप कितनी है, 100% है, ठीक है, विच आर कंपीटिंग एंड ईटिंग इनटू द मार्केट शेयर ऑफ बैंक, क्योंकि जब वो फॉरेन ओनर्स आएंगे उनके पास 100% शेयर है, ठीक है, वो compete करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया compete कैसे करेंगे, कैपिटल डंप कर देंगे मार्केट में, ठीक है, फाइनेंस पे अंधाधुंध पैसा देंगे, उसी पे बिजनेस बिल्डअप कर लेंगे, ठीक है, और जिससे क्या होगी, इंस्टेबिलिटी होगी, जैसे कि यहाँ लिखा है विच आर कंपीटिंग एंड ईटिंग इनटू मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स, ठीक है, मतलब वो चाहेंगे कि भैया इंडिया के जो फाइनेंस कंपनीज हैं उनके पास कुछ ना रहे, हमारे पास सारा कुछ आ जाए, ठीक है, एंड विच पोजेस अ थ्रेट, और ये है जो भय का कारण है, डर का कारण है मेरे भाई। आप बताओ क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम इन एनबीएफसी स्ट्रक्चर। आप एक बार इसको स्लाइड, जब मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है, आप पहले एक बार स्लाइड को देखा करो, रीड आउट किया करो कि हाँ क्या नहीं समझ आया, ठीक है, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पूछो, ओके। आप देखो इसमें क्या दिक्कत है एनबीएफसी के स्ट्रक्चर में। शुक्र अल्लाह का। थर्ड पॉइंट सर, आप बात बहुत फास्ट बोल गए, कौन से वाला थर्ड पॉइंट भाई? तभी तो है ना भैया, दिमाग खोल के बैठो, फास्ट बोलें तो समझ आ जाए। कोई नहीं, अभी पढ़ाते हैं आपको। सर वो डाटा वाला नहीं समझ आया, कंफ्यूजन है उसमें, कोई नहीं अभी पढ़ाते हैं। डाटा वाला नहीं समझ आया पाजी, इसमें तो समझने कुछ है ही नहीं। आपका आधार कार्ड मैं ले लूं, आपके आधार कार्ड पे मैं सिम ले लूं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं,
आपका आधार कार्ड मेरे पास आ गया, आपका आधार कार्ड लेके मैं सिम ले लूं, कुछ भी XYZ कहीं पे भी दे दूं, तो इससे नुकसान है आपका कि नहीं? आपकी सिक्योरिटी का इश्यू है कि नहीं? और उस फोन से किसी लड़की को फोन कर दूं तो पुलिस तो आपको थप्पड़ मारेगी ना कि तेरे नाम पे सिम है, ठीक है? तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी इशू। अब आप बड़े लेवल पे समझेंगे कि अगर जो फॉरेन प्रमोटर्स है, जो बाहर के देश वाले हैं, ठीक है, उनके पास एसेस रह गया आधार डॉक्यूमेंट का, ठीक है, सपोज उनके पास आधार कार्ड आ गया, ठीक है, वो बाहर से अपना कोई एजेंट भेज सकते हैं इंडिया में उस आधार कार्ड नाम वाला, ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी इशू आ गया। मूवीज देखते हो ना यार, उनके पास नकली वो होते हैं, आधार कार्ड वगैरह होते हैं, इस तरह के कार्ड होते हैं, ID कार्ड वगैरह होते हैं, ताकि जिससे दूसरे कंट्री में घुसा जाए। ये है नेशनल सिक्योरिटी इशू, समझे? हाँ, पेटीएम, पेटीएम का क्या सीन है भाई? डाटा वाला क्लियर हो गया भाई। स्पेशल 26, वो मूवी देख लो यार। रॉ मूवी देखी है जॉन इब्राहिम की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में भी चला था। रॉ मूवी देखी है जॉन इब्राहिम की? उसमें उसमें एजेंट बन के जाता है ना वो एक्चुअली किसके ऊपर है यार, नाम भूल गया उसका मैं। ब्लैक टाइगर के नाम से भी जानते हैं उसको, रॉ का एजेंट था। राकेश था, पता नहीं रमेश था, मैं आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया एजेंट था इंडिया का, ठीक है। वो ऐसे ही पाकिस्तान की आर्मी में गया था, कार्ड वार्ड होते हैं नकली बना के, ठीक है, उधर। तो वो ये कहना चाह रहा है, मतलब निचोड़ बात ये है कि फॉरेन प्रमोटर्स के पास अगर एक्सेस होगा हमारे आधार का डॉक्यूमेंट का, तो ये में भी नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू भी बन सकता है। इतना समझ आया? आगे चलें? आगे चला जाए, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है यार, इतना टाइम लगाते हो तुम। इतनी चीज हम 12,000, हाँ, रटने की जरूरत नहीं है। 12,000 की 13,000 भी होगी होंगी, कोई पता नहीं, ठीक है। जब हमने स्लाइड बनाई थी तब 12,000 थी, अभी पता नहीं 12 की 12,500 या 13। हाँ, रविंदर कौशिक, वाह यार, आर्नोल्ड पाजी दिल खुश कर दिया। रविंदर कौशिक के ऊपर मूवी बनी थी, रॉ, ठीक है, जॉन इब्राहिम की। चाइनीज इन्वेस्टर, हाँ, ये वाली करता हूँ मैं, रिपीट करता हूँ। वो कहता है सर कि अगर चाइना के इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आ जाएंगे, क्या आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है, दे कुड टेक आउट द डाटा ऑफ इंडियन बोरोवर्स, ठीक है, इंडियन बोरोवर्स का डाटा निकाल लेंगे, which poses a threat to our national security। और दूसरी चीज कह रहा है कि अगर RBI स्ट्रिक्ट नहीं हुई फॉरेन ओनरशिप को लेके, ठीक है, सॉरी, वो कह रहा है कि RBI को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा फॉरेन ओनरशिप को लेके, क्योंकि ये सबसे बड़ा लूप होल है, यानी कमी है NBFC की ओनरशिप में, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती हैं, compete करती हैं मार्केट में, मतलब कि जैसे कि compete कैसे करेंगी, कैपिटल डंप करके, ठीक है, compete करेंगी एंड ईटिंग इनटू द मार्केट शेयर ऑफ बैंक्स, और मैक्सिमम लोग उनके पास आएंगे, और जो हमारे इंडियन NBFCs है उनके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में कैपिटल डंप कर दिया, उनके शेयर ज्यादा बढ़ गए, ठीक है, विच पोजेस अ थ्रेट। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉफिट ले जाएंगी, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। पढ़ी है ना हिस्ट्री, भूल तो नहीं गए? ये जो बच्चे रिपीट रिपीट करते हैं ना कि सर रिपीट कर दो, ये कर दो, जब ऑफलाइन क्लास होती है ना, तो फिर मैं जब रिपीट कर देता हूँ ना, तो फिर मैं दोबारा इनसे पूछता हूँ खड़ा करवा के क्लास में कि अब बताओ बेटा क्या समझ आया। पाकिस्तान वाले इन्वेस्ट नहीं करते। पाकिस्तान वाले यार भिखमंगे लोग हैं यार, क्या इन्वेस्ट करेंगे वो? जितना उनका GDP है ना, उतना तो GDP हमारी मिलिट्री का है, ठीक है। भूखे नंगे लोग हैं यार वो, खाने को पैसे नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मेरा दोस्त है कश्मीर में, उसके 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 नाना जी रहते हैं वहां पे। सीरियसली उसके नाना जी रहते हैं, वो ही सेड कि आप लोग बहुत सही हो कि आप जम्मू एंड कश्मीर में चले गए, ठीक है, हम तो यहाँ पे बहुत सड़ रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब डेवलपमेंट तो बिल्कुल जीरो है। हाँ, मुजाहिदीन वगैरह बनना हो, अलकायदा बनना हो, अलकायदा ज्वाइन करनी हो, देन पाकिस्तान इज गुड फॉर यू। इन्वेस्ट तब करेंगे जब लोन वापस करेंगे। अच्छा,
सही है। चलो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे चलें, आगे प्रस्थान करें। सर मैं तो रहा हूँ पाकिस्तानी के साथ, पता। अरे भैया क्या बात, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको हमने समराइज कर लिया। हमने समराइज ये किया दैट एनबीएफसी, देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो आपको बताया गया। एनबीएफसी लिखने को मैं ऐसे पूरी लाइन लिख सकता था, एनबीएफसी डज नॉट रिक्वायर द बैंकिंग लाइसेंस, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है इट नॉट रिक्वायर बैंकिंग लाइसेंस। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आपको दिखाता हूँ पेपर में अपने, शायद आपको दिख जाए। दिख रहा है कुछ, जैसे देख रहे हो बैंकिंग लाइसेंस लिखा हुआ है, बैंकिंग लाइसेंस को कट कर दिया मैंने, यानी कि नहीं दिख रहा। चलो फिर छोड़ो, रहने दो रहने दो रहने दो, ऐसे समझो। देखो मैंने सिर्फ बैंकिंग लाइसेंस लिखा, बैंकिंग लाइसेंस को कट कर दिया, इसका मतलब कि एनबीएफसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं चाहिए। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर। अच्छा चलो, दिख रहा था नहीं दिख रहा था, अब इधर देख लो। एनबीएफसी डज नॉट रिक्वायर, एनबीएफसी डज नॉट रिक्वायर बैंकिंग लाइसेंस, कम्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। अच्छा सर बहुत टैलेंटेड हो आप। अब मेरी बात सुनो, इसको समझो कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेबी के बारे में और आईआरडीए के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उनके बारे में समराइज फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसी तरह लिखना है, इट डज नॉट रिक्वायर बैंकिंग लाइसेंस, रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 1956, डज नॉट एक्सेप्ट द डीडी। डीडी बोले तो, डीडी भैया वो वाला नहीं, डीडी बोले तो डिमांड डिपॉजिट, हाँ भूल गए। तो इस तरह की शॉर्ट फॉर्म्स इवॉल्व करो। ठीक है, याद करने की कोशिश करो। ठीक है, ये नहीं कि आज डीडी लिख लिया तो वहां पे 100 दिन बाद दोबारा, 5 महीने बाद दोबारा किताब खोलो, धूल जमी हो उसमें उसमें अरे यार ये सर ने क्या दीदी भैया लिखवा रखा है। ठीक है, समझ ही ना आए। ठीक है, तो इस तरह से उसको बार बार रटो ताकि तुम्हें याद हो जाए। अरे डिमांड ड्राफ्ट नहीं देवी जी, डिमांड डिपॉजिट है, कुछ भी। बिजनेस ऑफ कौन सा बिजनेस? लोन्स एंड एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर और परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस, स्टेट बिजनेस, एक्सेट्रा। ठीक है, इट इज रजिस्टर्ड विद, सॉरी रेगुलेटेड विद आरबीआई, अदर रेगुलेटेड, अदर जो दूसरी एनबीएफसी हैं उनको रेगुलेट करते हैं, जैसे सेबी हो गया या डीआई हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, सो टू अवॉइड द डुअल रेगुलेशन, कि दोनों तरफ दो बंदे उसको कंट्रोल ना करें, दैट्स व्हाई सम एनबीएफसीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ठीक है, तो इसलिए कुछ एनबीएफसीज को, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। की जरूरी नहीं कि आपको आरबीआई के साथ रजिस्टर होना है, आप दूसरी एनबीएफसीज के बाद रजिस्टर होना, दैट्स सफिशिएंट। ओके, तो ये थी समराइज फॉर्म। उसके बाद हमने एक चीज पढ़ी थी जब हम डिफरेंस कर रहे थे क्रेडिट क्रिएशन के बारे में, यहां पढ़ा था ना ये रहा, कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डू नॉट क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट देती हैं बट क्रिएट नहीं करती। डिफरेंस समझो। ठीक है, रोटी देती हैं लेकिन रोटी बनाती नहीं है, समझ रहे हो? एनबीएफसी डू नॉट क्रिएट क्रेडिट बट बैंक्स क्रिएट क्रेडिट। ठीक है, तो क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन कैसे होती है वो आपको समझाया जाएगा सर। हाँ, क्रेडिट क्रिएशन मींस एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट, बैंक में जो आप लोग डिपॉजिट करवाते हो उसकी एक्सपेंशन करना। उसकी एक्सपेंशन होगी कैसे? द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इज बेस्ड ऑन क्रेडिट। आपको पता ही है जितना भी बैंक का सारा स्ट्रक्चर है वो किस पे बेस्ड है? क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट मींस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? गेटिंग द परचेजिंग पावर नाउ। जब आप क्रेडिट लेते हो, आप किसी से भीख लेते हो, किसी से लोन लेते हो, किसी से फाइनेंस से पैसे लेते हो, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आपके पास पैसे नहीं है भैया, आपको मैंने कहा कि भैया ये 500 रुपए मेरे से उधार ले लो। आप पहले भिखमंगे थे, आपके पास अब 500 रुपए आ गया, अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप पहले कुछ नहीं खरीद सकते थे, अब आपके पास 500 रुपए आ गए, आप अब कुछ खरीद सकते हो या नहीं? आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी या नहीं?
बढ़ेगी। आए समझ? सिंपल सा यार, सिंपल सा कंसेप्ट है ना। तो वो कह रहा है क्रेडिट मींस गेटिंग द परचेजिंग पावर। भैया मेरे पास पावर आ चुकी है, आपने किसी से भीख मांगी और आपके पास परचेजिंग पावर आ गई, क्योंकि आपके पास रोकड़ आ गया। समझ रहे हो? और बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बैंक क्रेडिट का मतलब बैंक्स लोन्स एंड एडवांसेस। तो बैंक लोन देता है और एडवांस देता है। ओके, सो अ बैंक कीप अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स एज अ मिनिमम रिजर्व to meet the demand of its depositors and lend out remaining to earn income। ठीक है, हाँ वापस तो देना, वो तो तब की बात है ना। फिलहाल ऑन द टाइम बिंग तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी ना, अभी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी ना सर, समझे नहीं आप? तो वो कहता है कि अ बैंक कीप्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट एज अ मिनिमम रिजर्व। वो कहता है बैंक कुछ, सपोज आप 100 लोग गए बैंक के पास, ठीक है, 100 लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है, कुछ पार्ट तो वो डिपॉजिट एज अ रिजर्व रख लेगा कि यार इसको रिजर्व करके रखूं, कल को मेरे दिवाला ना निकल जाए, सीआरआर एसएलआर में रिजर्व रखेगा, ठीक है, टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स डिपॉजिटर, कि कल को आप मुंह उठा के ना चले जो, आपके 100 लोग ने जमा कराए, 100 में से 30 लोग तो 40 लोग रोज आते जाते रहते हैं, ठीक है, टू मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है, एंड लैंड आउट रिमेनिंग टू अर्न इनकम, और जो बाकी का पैसा है वो लोन देने के लिए, ठीक है। जैसा कि ये डायग्राम ये मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है, इसमें एग्जांपल पे, ये डायग्राम पे फोकस करो, ठीक है। ये बंदा बनाया हुआ मैंने, बंदा, ठीक है। इस बंदे ने, इस भाई साहब ने बैंक को दिए 1 लाख रुपए, 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 लाख दिए, ठीक है। अब 1 लाख रुपए को बैंक कुछ पैसा तो रखेगा रिजर्व और कुछ देगा क्रेडिट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कुछ रिजर्व रखेगा ताकि जब ये बंदा डिमांड करे तो ये उसको पैसे कैश दे दे, ठीक है, और कुछ पैसा रखेगा क्रेडिट, कि ये पैसा मैं क्रेडिट पे दे देता हूँ, यानी लोन दे देता हूँ। बैंक ने ये क्रेडिट दिया इस बंदे को, और इस बंदे ने बदले में इसको क्या दी? हाई इंटरेस्ट रेट, ब्याज दिया भैया, ब्याज। इसको बोलते हैं पैसे से पैसा बनाना, समझे? नहीं, 1 लाख रुपया, 1 लाख का कुछ रिजर्व रखा, और जब इसने डिमांड करी उसमें से कुछ पैसा दे दिया, और कुछ पैसा क्रेडिट के लिए रख लिया, लोन देने के लिए, ठीक है, और बदले में बैंक को यहाँ से आमदन हुई, जो कि क्या होती है? ब्याज होती है। इंग्लिश वर्जन ये लिखा हुआ है, अ बैंक कीप्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट एज अ मिनिमम रिजर्व टू मीट द डिमांड ऑफ इट्स डिपॉजिटर एंड लैंड आउट रिमेनिंग टू अर्न इनकम, ठीक है। समझ आया सर? डायग्राम समझ आया? सिंपल है। इस बंदे ने 1 लाख रुपए दिया बैंक को, बैंक ने कुछ पैसा रखा रिजर्व, कुछ पैसा रखा क्रेडिट के लिए, यानी लोन देने के लिए। क्रेडिट दिया इस बंदे को और बदले में इसने ब्याज दी, और कुछ पैसा जो रिजर्व रखा हुआ था, जब ये बंदा डिमांड करेगा और इसी के पैसे में से इसको पैसे निकाल के दे देगा। आया सर समझ? आया सब? समझ आया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोबारा रिपीट करूंगा, जिनको अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम रिपीट 3 बार तो रिपीट कर दिया भाई। ये लो, ये बंदा है भाई, इसने 1 लाख रुपए बैंक को जमा कराए, ठीक है। बैंक के पास 2 ऑप्शन है, उसने कुछ पैसा रिजर्व रख लिया और कुछ पैसा क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट देगा यानी लोन देगा, ठीक है। रिजर्व जो रखा पैसा, ये बंदा जब डिमांड करेगा तो इसको इसमें से पैसे निकाल के दे देगा, और जो पैसा लोन पे दे रखा है वो लोन पे इसको बंदे को देगा, और इससे क्या लेगा? हाई इंटरेस्ट रेट लेगा। क्लियर है सर? उसके बाद वो कहता है कि बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, ये जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, ये जो बैंक ने क्रेडिट क्रिएट करा, यानी ये जो लोन क्रिएट करा, ये इस पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अजम्पशन मतलब अनुमान, इस अनुमान पे वो है, निर्धारित है, दैट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कस्टमर फ्रैक्शन ऑफ इट्स कस्टमर्स जेन्युइनली नीड कैश। वो कहता है कि जरूरी 100 बंदों ने पैसे जमा कराया, जरूरी नहीं कि अगले दिन 100 के 100 ही में से पैसे मांग लेंगे, ठीक है। तभी वो कह रहा है ना, इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कस्टमर,
यानी 100 में से कभी 30 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 5 आ गए, है ना। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट कस्टमर जेन्युइनली नीड कैश, ठीक है। हर रोज थोड़ी आप बैंक रोज जाते रहते हो, है ना। सो आल्सो बैंक एज्यूम्स दैट, बैंक की ये assumption है दैट ऑल इट्स कस्टमर would not turn up demanding cash against their deposit at one point of time, कि जरूरी नहीं कि एक ही दिन सारे कस्टमर डिमांड कर लेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है इंग्लिश वर्जन में, also bank assume that all its customer would not turn up demanding cash against their deposit at one point of time, ठीक है। ये ना समझ आया हो क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक काम करते हैं, लास्ट स्लाइड रहेगी उसके बाद पूछते हैं डाउट, ठीक है। अभी कोई मैसेज मत करना, अभी ये लास्ट स्लाइड रहेगी, ध्यान से समझते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन दो तरह से होती है, ठीक है। एक होते हैं बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट और दूसरों को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट या जिसको बोलते हैं डेरिवेटिव डिपॉजिट, ठीक है, जिसमें से डिराइव होते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बंदा है, बंदे ने कैश जमा कराया बैंक के पास, बैंक ने वो कैश एज अ डिपॉजिट रख लिया, मतलब उसके खाते में जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। इसको बोलते हैं प्राइमरी क्रेडिट। बिकॉज प्राइमरी क्रेडिट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट फॉर्म द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, मतलब यही बेस बनेगा क्रेडिट क्रिएट करने का। जैसे कि मैंने आपको इस स्लाइड में बताया था ना, जैसे कि इसी बंदे ने 1 लाख रुपए जमा कराया और इसी के पैसों का ही कुछ पैसा रिजर्व रखा और कुछ पैसा क्रेडिट पे दिया, यानी ये जो इसका पैसा हुआ ये क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट। जैसे कि इसमें लिखा प्राइमरी डिपॉजिट कह लो या प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट कह लो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इट फॉर्म द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ओके, सो दीज डिपॉजिट सिंपली कन्वर्ट करेंसी मनी इनटू डिपॉजिट मनी। ये जो डिपॉजिट है ये कन्वर्ट करते हैं करेंसी मनी, यानी आपने बैंक में जाके करेंसी डिपॉजिट कराई, आपने 2000 रुपए के नोट की गड्डी दी बैंक को, ठीक है, कि भैया इसमें 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए आपने कैश दिया, ठीक है, लेकिन बैंक ने कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में उसको डिपॉजिट मनी बना दिया। आपकी दिख रहा है बस आपको डिपॉजिट मनी, 2 लाख रुपए पड़े हैं, समझ रहे हो, डिपॉजिट मनी जिसको वर्चुअल मनी भी बोलते हैं, ठीक है, जो नेट ऑनलाइन पड़ी है आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिस डज नॉट मीन क्रेडिट करेंसी, ये डिपॉजिट क्रेडिट करेंसी नहीं है। क्रेडिट करेंसी ये है जो कि सेकेंडरी डिपॉजिट है, जिसको डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। अब बैंक ने ग्रांट किए लोन और एडवांसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द बोरोवर। आप कभी भी देख लेना, अपने पापा से पूछना या आपके घर में जिसने भी लोन लिया होगा उससे पूछना कि जब बैंक लोन देता है ना, जैसे आपने, मैंने पहले ही बताया था, जैसे 5 लाख रुपए मांगे बैंक से, आपने कहा कि भैया मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक ऐसा नहीं कि भाई आपको, सपोज बैंक ने लोन सैंक्शन भी कर दिया, आपको 5 लाख रुपए मिल भी जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि सॉरी सॉरी इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख रुपए बैंक आपको ऐसे वो एचईसी भर के आपके घर में लेके आएंगे, ये लो भैया 5 लाख रुपए। वो थोड़े थोड़े पैसे आपके अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। अकाउंट में ऐसे डालते हैं कि एक महीने कितने डाल दिए, या पहले महीने इतने डाल दिए, दूसरे महीने इतने डाल दिए, इस तरह से होता है प्रोसीजर, ठीक है। जैसे कि ये कह रहा है बैंक ग्रांट्स लोन एंड एडवांसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द बोरोवर, आपके खातों में डालेंगे, खातों में, ठीक है। एंड ओपन डिपॉजिट अकाउंट इन हिज नेम, और आपके नाम पे खाता खुल जाएगा, ठीक है। एंड एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट, डिपॉजिट बन जाएगा, आप ही का पैसा आपके, मतलब आपने लोन लिया और आपका ही लोन का जो पैसा है वो सारा आपके खातों में पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास नहीं, आपके डिपॉजिट वाला जो अकाउंट है उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट मींस क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, इसी को क्या बोलते हैं, क्रिएट होना क्रेडिट, ठीक है। वेरी सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, थैंक यू। क्रेडिट क्रिएशन के दो टाइप है, प्राइमरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, जिसको डेरिवेटिव डिपॉजिट भी कहते हैं। इस बंदे ने कैश जमा कराया बैंक के पास, बैंक ने डिपॉजिट किया इसका पैसा, जिसको प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्म करता है, प्राइमरी डिपॉजिट है भाई, वन के ऊपर बिंदी लगाई हुई है, प्राइमरी डिपॉजिट है। इट फॉर्म द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ये फॉर्म करता है बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्योंकि इसी के पैसों को ही आगे उसने लोन में तब्दील करना है, ओके। And these deposits simply convert the currency money into the deposit money. आपने करेंसी जमा कराई और उसको डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। वो कहता है सेकेंडरी डिपॉजिट कौन से होते हैं, बैंक ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द बोरोवर एंड ओपन डिपॉजिट अकाउंट इन हिज नेम, और उसके अकाउंट में जमा कराता रहता है, ठीक है।
and every loan creates a deposit. The creation of secondary deposit means the creation of credit. ठीक है, अब बोलो क्या दिक्कत है, क्रेडिट क्रिएशन में क्या दिक्कत है? एक एक स्लाइड करके एक एक क्वेश्चन पूछेगा, जब एक बच्चे का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा फिर दूसरा बच्चा क्वेश्चन पूछेगा क्रेडिट क्रिएशन का क्या मतलब है। ये पहली स्लाइड में क्या दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? कभी कोई बच्चे ये भी बोल दिया करो सर क्लियर है, समझ आ गया सारा, ऑल क्लियर, वाह जी वाह। अच्छा 6 पॉइंट, 3, यहाँ तो 5 ही पॉइंट है पहली इसमें, देवी जी 5वां पॉइंट, आकांक्षा जी 5 ही पॉइंट है इसमें। अच्छा 5th, अच्छा जितना मर्जी क्लियर हो जाए, लेकिन होते ना कि आ तेरी बारी, यार तू पूछ। एक्सपेंशन का मतलब नहीं पता यार, अरे भैया यार, अब तुम मेरे से इंग्लिश के मतलब वर्ड्स के मतलब पूछोगे, वो तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी यार। तो बच्चा बताओ यार एक्सपेंशन का मतलब नहीं। आप घर बैठे बैठे रोटियां खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, नहीं नहीं इंक्रीज नहीं होता। आप मुर्गा खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, ठीक है, आपका पेट एक्सपेंड होगा या कंट्रैक्ट होगा, आप मेरे को बताओ। एक्सपेंड होगा ना, जाहिर सी बात है, पेट आपका एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली बैंक के डिपॉजिट भी एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सिंपल है यार। एक सेकेंड, विस्तार क्या चीज है भाई? क्या भाई मोहित भाई, क्या विस्तार विस्तार लिख रहे हो आप? ये कौन सी देसी हिंदी की डिक्शनरी ली हुई है आपने? विस्तार पंजाबी का वर्ड है, अच्छा। यार ये पागलों वाले कमेंट्स जरूरी कर रहे होते हैं, चांदनी जाग जा सोना नहीं अभी, क्या है यार ये बच्चों वाली हरकतें, बड़े हो जाओ यार। हाँ जी हाँ जी, लड़कियों का तो बोलो क्या होता है कि ए तूने पूछा कुछ, ले ले ले, ये पूछ ये पूछ, इस तरह होता है। अच्छा तूने ये बोला, ले मैं भी ये पूछती हूँ। मुझे पता नहीं क्या यार लगी होती है एक दूसरे के, ये लड़कियों की मेरे को कहानी समझ ही नहीं आई आज तक। मतलब हमारे को लड़कों को तो पता होता है ना कि सिर्फ पिंक पिंक नाम का कलर होता है, ठीक है, रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, पिंक होता है, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है। इनको ना कलर्स की भी आगे कलर्स पता होते हैं, सैल्मन पिंक, मैजेंटा पिंक, ओल्ड्रोस पिंक, कार्निश पिंक, मैजेंटा पिंक, इस तरह की ना पिंक की भी वैरायटियां पता होती है, बेबी पिंक, ये देख आर्नोल्ड को भी पता है, ठीक है। तो मतलब इनको तो यार, इनका तुम मुकाबला नहीं कर सकते भाई, खुद कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को करती है, सही बात है। मतलब जो तुम्हें नहीं पता होगा ना वो इन्हें पता होगा। मतलब बंदा हैरान हो जाए, पिंक बोला था भैया, ये पिंक की तुमने आगे मासी के बच्चे गिनवा दिए इतने सारे, सोच ही अलग लेवल की होती है। मतलब वो कहना ना प्यार का मंचनामा में, कहते सारा दिन सारे हफ्ते लड़ाई लड़ेगी, जरूरी शॉपिंग करनी है, जरूरी शॉपिंग करनी है, और मॉल में से घटिया सी चप्पल, सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएंगी, ठीक है। पता नहीं क्या है यार। नो सर नॉट एट ऑल, आई जस्ट मीन टू बी इम्पेरेटिव। ओह माय गॉड, ऐसा तो नहीं है सर। अरे देवियों, आप महान हो। हाँ मैं अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ, पूरे हफ्ते चिल्लाएगी कटन लेने हैं, कटन लेने हैं। जिस दिन कटन लेने जाएंगे वहां मॉल में से सड़ी सी चप्पल उठा के ले आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सबका ना। तो इसमें कसूर नहीं है, कुछ होता है इनके दिमाग में ना, कुछ होता है। मतलब मतलब पागलों वाली चीज, मैं उसको बोलता हूँ ना कि सपोज कि तुमने ये चीज गलत कर दी, तो मेरे को गुस्सा हो जाती है, तो मैं जैसे चुप हो जाता हूँ कि सब, मेरा क्या होता है ना कि अगर मेरे को कुछ बोल देना तो मैं चुप हो जाता हूँ उस टाइम। मैं नहीं, क्योंकि जब दोनों लोग अगर गुस्सा करेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मेरे को गुस्सा किया उसने, मैं चुप हो गया, मैं बोला नहीं,
अब मैं तुम्हें गुस्सा भी नहीं कर सकती, अब मेरा इतना भी हक नहीं है। अरे तो मेरा हक नहीं है नाराज होने का। देवी जी जिंदाबाद। एनीवेज, होती है यार लड़कियों की ना, थोड़ी सी रहती है, मतलब तुम गुस्सा कर सकती हो, तुम्हारा क्या मेरा हक नहीं है। वाह यार, वाह मोदी जी वाह। तो आ जाओ, ये बात मुझे भी समझ नहीं आती अच्छी। अब स्लाइड पे पढ़ लो, क्रेडिट क्रिएशन के बारे में हमने पढ़ा था। मोदी जी हर जगह हैं। मोदी है तो मुमकिन है। इसमें बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी बोलो। नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट। आपने बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट जमा कराए, वो पैसे बैंक ने आगे आ जाके लोन दे दिया, फिर वो उस लोन से पैसे आए, इसको बोलते हैं एक्सपेंड होना, बैंक के डिपॉजिट एक्सपेंशन होना। समझ रहे हो? और वो लोन के पैसे भी तो बैंक में डिपॉजिट नहीं है, इसका मतलब एक्सपेंशन ऑफ बैंक डिपॉजिट। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इज बेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस गेटिंग द परचेजिंग पावर, आपके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी। बैंक क्रेडिट का मतलब होता है बैंक लोन्स एंड एडवांसेस। अब बैंक कीप अ सर्टेन पार्ट ऑफ इट डिपॉजिट एज अ मिनिमम रिजर्व, कुछ पार्ट को मिनिमम रिजर्व रखता है, और टू मीट द डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, ताकि जब डिपॉजिटर डिमांड करें तो उसमें से कुछ पैसे उनको निकाल के दे दी जाए। एंड लैंड आउट रिमेनिंग टू अर्न इनकम, और बाकी का पैसा वो लोन पे देते हैं। जैसा कि लिखा है, ये बंदे ने 1 लाख रुपए दिया बैंक को, बैंक ने इसका कुछ पैसा रखा रिजर्व और कुछ पैसा दे दिया क्रेडिट पे, यानी लोन पे दे दिया इस बंदे को। ठीक है, जो रिजर्व रखा जब ये डिमांड करेगा तो इसको कैश में दे देंगे। ठीक है, और ये जब लोन दिया, ये लोन का जब ये ब्याज भरेगा, ठीक है, इधर से बैंक के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, माइंड मैपिंग कहते हैं इसको। ठीक है, तो बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, ये इस अजम्पशन पे बेस है दैट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कस्टमर जेन्युइनली नीड कैश, यानी कुछ ही लोगों को कैश चाहिए। ओके, और बैंक अज्यूम करता है दैट ऑल कस्टमर वुड नॉट टर्न अप डिमांडिंग कैश अगेंस्ट देयर डिपॉजिट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही टाइम पे सारे मुंह उठा के आ जाएंगे बैंक में, है ना। क्रेडिट क्रिएशन के दो टाइप हैं, ये बताए थे आपको, प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, आपने पैसे डिपॉजिट कराए, वो प्राइमरी डिपॉजिट है, बैंक ने वो कैश आपका डिपॉजिट कर लिया, ये प्राइमरी डिपॉजिट है, बिकॉज इट फॉर्म द बेसिस ऑफ फॉर क्रिएशन ऑफ इट्स फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ओके, एंड दीज डिपॉजिट सिंपली कन्वर्ट करेंसी मनी इनटू द डिपॉजिट मनी। ये डिपॉजिट कन्वर्ट करते हैं करेंसी मनी को डिपॉजिट मनी में। आपने करेंसी में पैसा जमा कराया, मतलब 2000 के नोट करेंसी देते हो ना आप, ये तो नहीं कहते बैंक मेरे घर में पैसा जमा हो, ये देख कागज पे लिख के लाया हूं मैं, 50,000 रुपए है ना। अरे आ तो रहा हूँ यार, सेकेंडरी डिपॉजिट पे अभी प्राइमरी डिपॉजिट खत्म हो गया, मूर्खों वाली बात, अभी खत्म हो गया प्राइमरी डिपॉजिट। मतलब तुम्हारा वो हाल है कि मतलब अभी रोटी खत्म हुई नहीं, भैया खीर दे दो, खीर दे दो। अरे खीर का टाइम आएगा बेटा, रोटी तो खाओ पहले। इधर ध्यान दो, रोटी पे ध्यान दो पहले। वो कहता है दीज डिपॉजिट सिंपली कन्वर्ट द करेंसी मनी इनटू द डिपॉजिट मनी। करेंसी लेके जाते हो आप बैंक में, 2000 के नोट देते हो, तो आपको वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बैंक कन्वर्ट कर देता है उसको डिपॉजिट मनी में। ठीक है, आपको मैसेज आ जाता है ना, आपके खाते में 5,000 रुपए जमा हो गए, 10,000 रुपए जमा हो गए। ठीक है, उसके बाद है डेरिवेटिव डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट जिसको डेरिवेटिव डिपॉजिट करते हैं। बैंक ग्रांट्स लोन्स एंड एडवांसेस इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश टू द बोरोवर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि वो ये नहीं कि आपने कहा 5 लाख रुपए लोन दे दो, 5 लाख रुपए बैंक वाला लेके आ गया घर में टैची में डाल के, ठीक है। आपके नाम का अकाउंट खुलेगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे सारे, ठीक है। एवरी लोन क्रिएट्स अ डिपॉजिट, द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट मीन्स द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। वेरी सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इज देयर एनी डाउट? फिर भी कोई ना कोई मुंह उठा के आएगा। सिंपल है। ओके रिपोर्ट, वाह जी वाह, शुक्र 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 शुक्र। बहुत ही सिंपल है। आप जब इसके नोट्स बनाओगे ना तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो एनबीएफसी के उसके बारे में पढ़ेंगे, एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। मेरे को एक प्रेजेंटेशन, नहीं नहीं एंड नहीं हुआ अभी यार, एक प्रेजेंटेशन रह रही है मेरे को ऐड करनी है, जरा होल्ड करो। स्लाइड कन्वर्ट हो रही है, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। स्लाइड कन्वर्ट हो रही है, आप पानी वानी पी सकते हो जब तक स्लाइड कन्वर्ट हो रही है। होगी। और सभी आगे सारे। जिंदाबाद है, शुक्र है। चलो, न्यूज़पेपर के नोट्स बना रहे हो?
क्लास के जो है इसके नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे? अगर नोट्स नहीं बना रहे ना तो सीरियसली कह रहा हूँ, क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। प्लीज यार नोट्स बनाओ यार, आई रिक्वेस्ट कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो क्लासेस बिल्कुल भूल जाएंगे, आगे दौड़ पीछे छोड़ हो जाएगा, क्योंकि क्लास जब चल रही होती है तब तक तो समझ आता है। माइंड मैप्स, अच्छा बहुत अच्छी बात है। मेरे को मैसेज करना। अच्छा अच्छा, क्लास में बना लेते हो? अरे वाह यार वाह, ये लड़की होगी पक्का। हाँ सुमनप्रीत कौर, वाह जी वाह, ये टैलेंट लड़कियों में होता है। साथ के साथ नोट्स बना लिए, वाह देवी जी वाह, बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ बनाना ये तो बहुत ही अच्छा टैलेंट है। नहीं नहीं, मैं भी बना लेता हूँ साथ के साथ। जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, उसके ठीक 10 मिनट बाद आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है? इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि रिवाइज हो जाता है सारा, मतलब रिटेन रहता है मेमोरी में, कहने का मतलब ये है। हाँ लड़की भी बना लेते हैं भाई, बिल्कुल सही बात, हम भी बना लेते हैं। इन साथ के साथ बनाओगे ना तो भूलेगा नहीं, लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है? सो कंप्लीट करा रहे हैं, आपकी नीनी खोल रहे हैं हम, आपको नीनी आ रही है। लड़कियों के मुंह से ही अच्छे लगते हैं ना ये इस तरह के शब्द, नीनी आ रही है, लड़का कोई कहना नीनी आ रही है थप्पड़ मारा चल भाग यहाँ से। ये लड़कियों के मुंह से ही अच्छे लगते हैं कुछ वर्ड्स ना, ऐसे प्यारे प्यारे से। लड़का कोई बोले चल भग गरीब कहेंगे। एनीवेज, तो एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जैसा, अच्छा जी, अच्छा एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा रूल है बीच में कोई मैसेज नहीं करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अब अपना क्लास की तरफ ध्यान दो, स्लाइड की तरफ। क्राइसिस का मतलब समझते हो? क्राइसिस का मतलब भाई कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ क्राइसिस हो गया, ठीक है? एनबीएफसी का क्राइसिस कब होगा? एनबीएफसी में क्राइसिस कब होगा या बैंक में क्राइसिस कब होता है? जब बैंक में पैसे खत्म हो जाएंगे, है ना, बैंक का दिवाला निकल जाएगा। सिमिलरली एनबीएफसी का क्राइसिस कब होगा? जब एनबीएफसी फेस करेंगी लिक्विडिटी क्रंच। लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ आप, आपके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया, इसका मतलब आपके पास रोकड़ा नहीं रहा, ठीक है? सिमिलरली लिक्विडिटी क्रंच मतलब कि बैंक के पास या एनबीएफसी के पास लिक्विडिटी नहीं रही, यानी पैसा नहीं रहा, ठीक है, देने के लिए। तो इसको समझेंगे। आपको पता होगा कि जैसे कि आपको कोई मैसेज नहीं करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, वो बैंक से भीख मांगती हैं, इधर से लिया और उधर से दे दिया, इधर से बैंक से लिया और इधर से आपके जैसे लोगों को फाइनेंस पे दे दिया। बैंक से 3% ब्याज पे लिया, आपको 5% ब्याज पे दे दिया। सिंपल सा फंडा है ये। इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंक से बोरो किया और सेल कमर्शियल पेपर्स टू म्यूचुअल फंड्स टू रेज मनी, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज होती है ना, उनको कमर्शियल पेपर अपने सेल कर देती हैं, वो आगे शेयर मार्केट में उनकी बोली लगवा देती है कि हाँ यार शेयर मार्केट में कि भाई इसके शेयर खरीद लो, इस एनबीएफसी के शेयर खरीद लो, ठीक है? जिससे उनको आमदन होती है, ठीक है?
तो दो तरह से आमदन होती है, दो तरह से पैसा आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास। एक तो बैंक से भीख मांग के, बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, और दूसरा कमर्शियल पेपर सेल आउट करके, दैट इज सेलिंग कमर्शियल पेपर्स टू द म्यूचुअल फंड्स कंपनी टू रेज मनी। ठीक है, these money then given as a loan to small medium enterprises, retail customers and so on। और फिर जो पैसा आता है, जो भीख मांग के जो पैसा इकट्ठा होता है, जो कमर्शियल पेपर हमने सेल किया उससे जो पैसा आया, जो मनी बोरो करी थी बैंक से उससे जो पैसा आया, ये जो भीख इकट्ठी हुई, इसको फर्दर आगे दूसरे भिखारियों में बांटना है। वो भिखारी कौन से हो सकते हैं? एसएमईज, दैट इज स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, रिटेल कस्टमर्स एंड सो ऑन, और भी जिन लोगों को चाहिए पैसा। ठीक है, एंड व्हेन एनबीएफसी फेस लिक्विडिटी क्रंच, जब एनबीएफसी लिक्विडिटी क्रंच फेस करती है, यानी लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया? लिक्विडिटी का मतलब बताया था मैंने आपको, मनी सप्लाई, यानी जब मनी सप्लाई की का इशू फेस करती है तो उसको बोलते हैं एनबीएफसी क्राइसिस। ओके, देखो अगर आपने भी इस तरह के नोट्स बनाए होंगे ना, तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो आपको पूरे पेज पे आपको ये दो वर्ड्स हाईलाइट नजर आएंगे, लिक्विडिटी क्रंच और एनबीएफसी क्राइसिस। यानी आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि एनबीएफसी क्राइसिस का मतलब होता है जब एनबीएफसी लिक्विडिटी क्रंच फेस करती है। ठीक है, और लिक्विडिटी क्रंच ऐसे फेस, इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ? मनी सप्लाई जीरो होगी, यानी दे लेफ्ट विद नो मनी टू लेंड, उनके पास कोई पैसा नहीं रहा आगे फर्दर लेंड करने में, भीख देने में। ठीक है, अब जब आप सपोज मार्केट के इंटरमीडिएटर हो, आप लोगों को पैसा प्रोवाइड कर दो जिससे लोग आगे अपने बिजनेस चलाते हैं, कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा? मार्केट में क्रेडिट फ्लो रिड्यूस हो जाएगा, यानी लोन का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को काफी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और फिर जिन लोगों को लोन, जिन्होंने आगे कहीं और से लिया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो उसके दे नहीं पाएंगे, जिससे डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मैं एनबीएफसी हूँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हूँ। ठीक है, मैंने सपोज एसबीआई से पैसे ले लिए, लोन ले लिए 3% ब्याज पे। ठीक है, मैंने आगे आपको दे दिए 5% ब्याज पे। ठीक है, ये तो सिंपल आगे समझ आ गया, मैंने इधर से लिए आपको दे दिए। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ऐसी है, अब सपोज मेरे पास पैसे नहीं बचे, मैंने क्या किया? जब मेरे पास पैसे नहीं बचे, आप मेरे पास दोबारा आए, आपने कहा कि भैया भैया पैसे दे दो। मैंने कहा कि भैया मेरे पास तो पैसे है नहीं, यानी कि आई हैव नो मनी टू लेंड। ठीक है, आपके जैसे कई, मेरे जैसे कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, आपके जैसे कई भिखमंगे सारी एनबीएफसी के पास गए कि पैसे दे दो भैया, सारे भैया ने मना कर दिया कि अरे नहीं यार हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द क्रेडिट फ्लो, जिससे क्रेडिट फ्लो कम हो जाएगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे घटेगी? अब समझो मेरी बात। अब मैं आपको सपोज पैसा देता, ठीक है, आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, यानी आपकी कोई छोटी सी कंपनी है। ठीक है, सपोज कोई भी छोटी कंपनी, आप टॉफीज बनाते हो। ठीक है, टॉफीज बनाते हो, जो टॉफीज की छोटा सा प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए होता है। ठीक है, अब आपको वो पैसे देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, अब आपको पैसे देने के लिए मना कर दिया, आपका प्लांट रुक गया। आपका प्लांट रुक गया तो यानी कि आपकी आपकी जो गुड्स बनने थे, ठीक है, आपकी जो कंपनी में किसी चीज का उत्पादन होना था, यानी टॉफीज का जो उत्पादन होना था वो रुक गया। ठीक है, वो रुक गया तो यानी उसकी बिक्री नहीं हो रही। जब मार्केट में चीज ही नहीं आ रही तो बिक्री कहाँ से होगी? ठीक है, तो जीडीपी में कहाँ से कंट्रीब्यूट करेगी? दैट्स व्हाई दे सेड दैट व्हेन इट रिड्यूसेस द क्रेडिट फ्लो इट हिट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, और आपने फिर कहीं और से लोन लिया हो, सपोज कि आपने कहीं और से लोन लिया होगा, सपोज आपने बैंक से भी लोन लिया होता, बैंक की किस्त चुकाने के लिए आप मेरे से फाइनेंस मांग रहे हो। ठीक है, तो जब मैं आपको फाइनेंस पे पैसे नहीं दूंगा तो जाहिर सी बात है आप बैंक को लोन कहाँ से दोगे? तो जिसकी वजह से डिफॉल्ट ऑन लोन, ठीक है, मतलब कि डिफॉल्ट आएगा लोन में। ठीक है, आप लोन नहीं चुका पाओगे। ठीक है, तो ये मतलब है लिक्विडिटी क्रंच का, यानी मनी नहीं होगी लैंड करने के लिए, जिस वजह से क्रेडिट फ्लो रिड्यूस होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूस होगी और जिससे डिफॉल्ट ऑन लोन्स होगा। ओके, इतना समझ आया? वेरी सिंपल। आगे चलें हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एनबीएफसी के क्राइसिस होने की वजह क्या है, हम ये पढ़ेंगे। हमने बीमारी तो पता चल गई कि लिक्विडिटी क्रंच है,
अब इसकी वजह क्या है, लिक्विडिटी क्रंच होता क्यों है, इसका कारण पता चलेगा। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, वही वाला, मैं एनबीएफसी हूँ, मैंने बैंक से पैसे लिए, बैंक को मैंने कहा कि भैया मैं आपके पैसे 6 महीने में लौटा दूंगा। बैंक से मैंने 5 लाख रुपए ले लिए, मैंने कहा भैया मैं 6 महीने में लौटा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप आए मेरे पास, मैंने आपको पैसे देना है, आप एसएमईज हो यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हो, आपने कहा कि भैया मेरे को पैसे चाहिए, लेकिन ये पैसे मैं दूंगा चुकाऊंगा 5 लाख 5 साल में, लेकिन ब्याज दूंगा 10%। बैंक से लिया मैंने 3% ब्याज पे, लेकिन मैंने बोला 6 महीने में लौटा दूंगा। आपसे ले रहा हूँ मैं 10% ब्याज, लेकिन आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे को कह रहे हो कि भैया वो मैं 5 साल में चुकाऊंगा, ठीक है। यानी कि मैं ले तो रहा हूँ शॉर्ट टर्म फंड, बैंक से कितने टाइम का वादा किया मैंने, 6 महीने का वादा किया, ठीक है, और आपको दे रहा हूँ मतलब आपको जो लेंड कर रहा हूँ वो 5 साल के लिए लेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो गड़बड़ी तो होगी। अब इन केस 6 महीने बाद क्या होगा, मेरे को बैंक के पैसे देने हैं, लेकिन जो मेरे पैसे हैं, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितने टाइम में आएगा, 5 साल में आएगा। तो गड़बड़ी तो होगी ना, मिसमैच होगा। अब जब इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही होती है तब तो बहुत सही चल रहा होता है, चलो इससे लिए उसको दे दिए, उससे लिए इसको दे दिए, ठीक है। लेकिन जब मान लो किसी जगह से आपको पैसे ना मिल रहे हो, तो फिर तो आप डिफॉल्ट तो होएगा ही, है ना। जब साइकिल ब्रोक कब होगी, जब इकोनॉमी में उतार चढ़ाव तो चढ़ते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ठीक है, तब होगी ये साइकिल ब्रेक। अब इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ो। इट रेजेस, इट बोले तो एनबीएफसी रेजेस शॉर्ट टर्म फंड्स, 6 महीना 1 साल, ठीक है, विच आर देन लेंट आउट एज लॉन्ग टर्म लोन्स 5 से 10 साल। यानी शॉर्ट टर्म के लिए लिया और लॉन्ग टर्म के लिए आगे दे दिया, ठीक है। नाउ एवरी मंथ, हर महीने एनबीएफसी हैज टू रिन्यू 6 मंथ ओल्ड डेट पेपर, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा वो डेट पेपर। डेट पेपर मतलब वो जो कर्ज लिया हुआ है 6 महीने बाद, और रेज फ्रेश लोन, और या तो उसको दोबारा से नया कहीं और से लोन लेना पड़ेगा, कहीं और से भीख मांगनी पड़ेगी, टू रीपे द ओल्ड डेट पेपर, ताकि वो पुराना कर्ज चुका सके। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन गुड टाइम दिस हैपन वेरी स्मूथली, जब अच्छा समय चल रहा है आपकी, बिल्कुल बढ़िया सब टपाटप चल रहा है, तब तो ये स्मूथली हो जाएगा। बट व्हेन टाइम इज टफ, जब टाइम बहुत खराब है, तो ये साइकिल ब्रोक हो जाएगी लेन देन की, ठीक है। एग्जाम्पल, साइकिल वॉज ब्रोकन बाय डिफॉल्ट ऑफ सम फर्म्स ऑफ द IL एंड FC ग्रुप, IL एंड FS ग्रुप, ठीक है। ये कंपनी है IL एंड FS ग्रुप, जिस इनके साथ में ही हुआ था, इनकी साइकिल ब्रोक हो गई थी। ये काफी बड़ी कंपनी है इंडिया की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। अभी खैर इसका जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है, ठीक है। 25% LIC का है, बाकी SBI का है, और बाकी कुछ और कंपनीज का भी है, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने शॉर्ट टर्म फंड लिए, यानी 6 महीने 1 साल के लिए, और आगे जो देना है, उधार पे जो पैसा देना है, लोन पे जो पैसा देना है, वो लॉन्ग टर्म के लिए देती है, ठीक है, 5 से 10 साल के बीच में, ठीक है। अब हर महीने उसको वो 6 महीने का जो डेट पेपर है, जो कर्ज वाला उसका चिट्ठा है, उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, या फिर नया कहीं से लोन लेगी, उसको रीपे करेगी, है ना। तो वो कहता है कि अच्छे समय में तो ये चीज स्मूथली हो जाती है, आराम से हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब टाइम खराब होता है तो ये जो साइकिल है लेन देन वाली, ये खराब हो जाती है, जिस वजह से डिफॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट सेड दैट एनबीएफसी मॉडल इज अ फ्लॉड। फ्लॉड मतलब कमी है इसमें, ठीक है। कमी क्या है, ये कमी है कि शॉर्ट टर्म फंड लेता है पीछे से, और आगे लॉन्ग टर्म देता है, ठीक है। तो इतना समझ आया, वेरी सिंपल। शुक्र है, शुक्र है। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन 2018 में ये कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसका नाम है IL&FS ग्रुप, ठीक है। इसने इसका, अरे नहीं नहीं देवी जी, हर 6 महीने, समझे नहीं बेटा आप, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है कि उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब सपोज करो आपने मेरे से लोन लिया हुआ है, ठीक है,
आपका 6 महीने का टाइम है। 6 महीने में आप नहीं चुका पाए, आप मेरे पास आओगे ना कि अरे यार ये मेरा लोन रिन्यू कर दो, या ये लोन की तारीख बढ़ा दो, 6 की बजाय 8 कर दो या 10 कर दो, ठीक है, या तो करवा लोगे, या फिर आप कहोगे कि, या फिर किसी और बंदे से जाओगे, उसको कहोगे कि अरे यार एक लोन दे दे मेरे को, उससे पैसे लेके मेरा कर्जा चुकाओगे, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ये चीज कह रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि IL&FS ग्रुप ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ओके। इसने 2018 में इसकी अराउंड 169 सब्सिडरीज कंपनी है, यानी 169 ब्रांचेज हैं इसकी फर्दर, ओके। वो कहता है, जैसे मैंने आपको बताया, द IL&FS जो कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, द क्राइसिस दैट हैज इंडिया इन पैनिक मोड, जिस वजह से इंडिया एक गुस्से के माहौल में है। कारण क्या है, लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, लोगों को पैसा नहीं होगा तो फाइनेंस में पैसा नहीं मिलेगा तो लोग गुस्से में आएंगे ना। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज अ ग्रुप कंपनी डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ बैंक लोन्स, term and short-term deposits and failed to meet the commercial paper redemption obligations due on September 14। यानी सन 2014 से लेकर 2018 की न्यूज है ये, वैसे मतलब 4 साल हो गए हैं उसको कि वो बैंक के लोन नहीं चुका पाई। जैसे कि लिखा है ना, फेल्ड टू मीट द कमर्शियल पेपर रिडेम्पशन ऑब्लिगेशन ड्यू ऑन सितंबर 2014। हमें इसके इशू में नहीं आना, हमें सिर्फ इतना समझना है कि एनबीएफसीज में क्राइसिस होने की वजह और एक एग्जांपल लेना है हमने, ताकि हम हमारा जो मेंस में जो भी हम आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग लिखेंगे, उसमें हमारे आंसर की वेटेज बने, वजनदार बने हमारा आंसर, ठीक है। वजनदार तभी बनेगा जब आप एक एग्जांपल रखोगे। कोई भी कुछ भी पढ़ोगे ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसमें हर चीज का एग्जांपल जरूर पढ़ना। फॉर एग्जांपल जैसे ज्योग्राफी में आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हो, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, कि डेंड्राइटिक टाइप की रिवर्स होती हैं, ठीक है, जिनका ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसका एग्जांपल पढ़ोगे तो एग्जांपल में आप गंगा लिख सकते हो, है ना, जिसका डेंड्राइटिक टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हर चीज का एग्जांपल होना चाहिए। डेल्टाइक रिवर जो डेल्टा बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, हर चीज का एग्जांपल जरूर लिखो। इससे क्या होता है ना, एग्जाम में आपके आंसर की ना वेटेज बन जाती है। एग्जामिनर को लगता है कि हाँ यार इसको थोड़ी नॉलेज है, ये नहीं कि बस हवा में कुछ भी बात लिख दी और उसका एग्जांपल नहीं दिया। जब एग्जांपल देते हो ना तो वो आपके आंसर को सपोर्ट करता है, समझ रहे हो। तो एनबीएफसी क्राइसिस के बारे में जैसे पढ़ा, तो साथ ही आपने IL&FS का ग्रुप का एग्जांपल दे दिया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ था, तो लोन दे नहीं पाए थे बेचारे, इस वजह से क्राइसिस आ गया था इंडिया में, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, ये क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, विच लेड टू अराउज फियर अमंग्स बैंक, जितने भी बैंक्स हैं उनमें सब डर की एक लहर दौड़ पड़ी। फियर अमंग बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड बोले तो अब जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड इनके कमर्शियल पेपर आगे सेल आउट किए हुए थे शेयर में, ठीक है, उनको भी डर लगने लगा दैट सच एंटिटीज कुड डिफॉल्ट, ठीक है, दिवाला निकल सकता है। सो ड्यू टू दिस मैनी इंस्टीट्यूशंस रिफ्यूज टू गिव मनी टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इस वजह से काफी सारे जो इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स वगैरह, उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तो एनबीएफसी को कोई पैसे नहीं देंगे, ठीक है। जिस वजह से जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है, मतलब जो ब्याज की जो दर है, वो बढ़ा दी गई 150 बीपीएस। बीपीएस बोले तो बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। सपोज अगर 5% है ना, सपोज अगर पहले 5% ब्याज लगता था, तो 150 बीपीएस होने के बाद 1.5% बढ़ गया, यानी 6.5% हो गया, समझ रहे हो। तो तब इस वजह से एनबीएफसी के लिए 150 बेसिस पॉइंट्स उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जिस वजह से क्या हुआ, एनबीएफसी क्राइसिस आ गया, ठीक है। वेरी सिंपल, नहीं समझ आया हो तो पूछो। सो गए? सच में सो गए क्या? अच्छा,
समझ नहीं आया। वाह जी वाह, बधाई हो, बधाई हो सर आपको। आएगा भी नहीं बेटा। दो तीन बच्चे हैं इनके मेरे को नाम भी रट गए हैं, मतलब जिनको ना रिपीट की ना आदत है, मतलब आरपीटी लिख के रखते हैं वो, जब मैं पूछूंगा तो वो दे जस्ट पुट एंटर, दैट्स इट। पीबीएस नहीं लिखा हुआ बेटा, बीपीएस लिखा हुआ है, बेसिस पॉइंट्स। नींद में है? अरे यार ऐसा मत करो यार, इतनी मगजमारी करने का क्या फायदा अगर आप लोग नींद में हो। अपनी एक क्लास लगवाया, दो क्लासेस लगवाया करो पूरे दिन में, तीन तीन चार चार लगाओगे तो पागल हो जाओगे भाई। क्लास में नींद आ रही है ऐसे कैसे चलेगा। दो क्लासेस बहुत है। पता नहीं यार मेरे को, चारों कंपनी में हुआ था या नहीं। आप कहो यार, ठीक है, अपने बिहाफ पे कहो, मेरा नाम मत लगाओ। 7 बजे क्लास थी, हाँ। इंग्लिश और पॉलिटी डेली होती है। पॉलिटी की? अच्छा, जरूरी है। हाँ हाँ, कितनी बार लिखोगे, 7 बजे से लगातार चल रहे हैं लेक्चर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने सारा दिन पिक्चर देखी है और बोर हो गए हो? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कभी? लेकिन पढ़ाई में बोर हो जाते हो, है ना? हमारे दिमाग का दही हो गया। कोई नहीं, रस्सी बना लो उसमें पानी डाल के। हो तो गए हो बोर यार तुम। फ्रेश फ्रेश होके बैठा करो यार, ऐसे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे में, मतलब क्लास में। तो थोड़ा टाइम ले ले करो ना, टाइम गैप ले ले करो। मैं कोई नहीं, मैं एक बार बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, ठीक है, देखते हैं अगर कुछ बन पाता है तो आपके टाइमिंग रिड्यूस करेंगे, है ना? कोई फायदा नहीं है ऐसे तो। आप लोग भी बात करना। बात नहीं की क्या आप लोगों ने? हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। पहले तो जब तक ये फॉन्ट में लिखना नहीं छोड़ते ना, तब तक नहीं सोल्यूशन आएगा। दिन रात लगे रहो, ऐसे नहीं होता। दिन रात लगने से नहीं कुछ होता, उसको रिटेन भी करना, ठीक है ना? अब सारा दिन खाना खाते रहो, हजम ना करो उसको, पागल हो जाओगे, ठीक है ना? सारा दिन खाना खाते रहो, खाना खाते रहो, हजम करो ना। सारा दिन ठूसी जो, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही बाहर खाना, है ना? तो उसको हजम करना जरूरी होता है। हजम करने के लिए आपको चलना पड़ेगा, ग्रीन टी पीनी पड़ेगी, थोड़ी वॉक करो, थोड़ी जिम करो, तभी वो बॉडी में भी लगेगा, है ना? अदरवाइज जहर बन जाएगा वो। अपनी पढ़ाई कब करें? हाँ, गधा नहीं बनना, घोड़ा बनना बेटा।
स्कूल ही चल रहा है सच में।